यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खिरिया बाग आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर पर्यावरण कृषि संकट सम्मेलन। जमीर जमीन की लड़ाई, खिरिया बाग लड़ेगा आर पार। खिरिया बाग आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर 10 जनवरी को हुआ पर्यावरण कृषि संकट पर सम्मेलन हुआ। पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश किसान सभा महामंत्री राजेंद्र यादव, किसान जागृति संगठन के अध्यक्ष, दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल हरियाणा पंजाब के किसान नेता राजकुमार भारत, सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर गिरीश शर्मा, सीपीआई राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप, जय किसान आंदोलन के नेता रामजन्म यादव, भारतीय किसान यूनियन के लक्ष्मण मौर्य, पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज पटेल, विवेक यादव, जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय के राज्य समन्वयक सुरेश राठौर, महेंद्र राठौर, अरविंद मूर्ति, पूर्व विधायक इम्तियाज अहमद, बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा ने संबोधित किया। अशोक गौड़ और साथियों ने बिरहा का गायन किया। 3 महीने पूरे होने पर किसान नेता राजीव यादव, डॉक्टर अजय पटेल, बिलाल हासमी, जितेंद्र हरि पांडेय, विनोद यादव, अवधेश यादव, राजेंद्र यादव, किस्मती, फूलमती, सुनीता आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा संयोजक रामनयन यादव और संचालन पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव ने किया। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। योगीराज जी, हम लोग हमेशा चुने हुए हारते हैं, ये हम लोगों का बड़ा तकदीर है। लेकिन वर्गीय आंदोलन की लड़ाई हम ही लोग लड़ते हैं और कोई नहीं लड़ता है। इसलिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। पीछे से बार बार पीठ ठोकना कभी भी बर्दाश्त मत करिएगा। ये जो जमीनें चली जाएंगी तो आपने अपना जीवन तो आधा बिता लिया है, 10-20 साल जिंदा रह जाएंगे। लेकिन जिसको पैदा किया इस छोटे बच्चे को, बताओ इसके पास कौन सी जमीन रह जाएगी, ये कहां से पैदा करेगा, इसके पेट के लिए क्या छोड़ के जा रही हो। ये लड़ाई लड़ रही हो, इस बात को याद रखना। चूल्हे में, घर में चूल्हा जलाती हो ना, आग लगाती हो ना, समझा दो योगी बाबा को कि जब हम महिलाएं घर में चूल्हे में आग लगाती है तो खाना पकता है, और सदन के सामने, विधानसभा के सामने और सरकार के सामने जिस दिन आग लगाऊंगे उस दिन सीधे चिता ही जलने लगेगी। इस बात की धमकी देने के लिए, और धमकी खाली सरकार के लोग ही नहीं देना जानते, धमकी आप हम लोग भी देना जानते हैं। कानून का खाली ढोंग है। यहाँ आपका सांसद कितनी बदतमीजी से बात करता है, यहाँ का निरहुआ जो सांसद है। और बताओ, घुटना तोड़ेगा तो कह रहा था, अभी आपकी बेटी बोल रही है, इसको हम लेके नहीं आए हैं बनारस से, ये आजमगढ़ की बेटी है। और इस बात को हम बता दें, अगर वो बेटी निरहुआ जैसा गुंडा, अब उसको सांसद नहीं कहा जा सकता। जिस सांसद के अंदर, जिस नेता के अंदर अपने क्षेत्र के जनता की भावनाओं की इज्जत ना हो, अपने क्षेत्र के जनता के दर्द की महसूसियत ना हो, वह नेता ने उसको गुंडा और मवाली कहा जाता है। और अगर वो घुटना तोड़ेगा तो बेटी कह दो कि हम आजमगढ़ के लोग हैं, हम रीढ़ की हड्डियां भी तोड़ना जानते हैं। बस खाली सारा बात सुन लो, जगह जमीन पर निगाह मत डालो। अभी एक दीपक शर्मा नाम का लड़का, अभी राजीव भाई बता रहे थे, आपके जिगना क्षेत्र का दीपक शर्मा सबसे नौजवान आंदोलनकारी था। यहाँ 23 साल, 30 साल का, 1.5 साल का बच्चा है, मर गया। अब उसके बच्चे को कौन पढ़ाएगा? ये डीएम जवाब देगा, या योगी बाबा पैसा देंगे, या ये निरहुआ देगा अपना खेत जमीन बेच करके कि जाने दो ला भाई दीपक शर्मा, तुमको हम घर दे देते हैं, तुम्हारे बेटे को पढ़ा देते हैं, हमारी गलती की वजह से। इतनी इज्जत नहीं है। ये लोग मारपीट करना चाहते हैं, ये लोग लाठियों के दम पर हमको और आपको डरवाना चाहते हैं। और आजमगढ़ के लोग, मैं जानता हूं ये इतिहास है आजमगढ़ का, कि जब हिंदुस्तान के अंदर सारे देश के लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं, तब आजमगढ़ क्रांति की आवाज निकालती है और सत्ता बदल देती है, तस्वीर बदल देती है। बड़े उम्मीद से हम लोग आए हैं बनारस, बहुत उम्मीद लेके आए हैं। इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़िएगा। अभी हमारे नेताजी बोल रहे थे
कि मुआवजा की लड़ाई लड़ेंगी, यानी जमीन दे करके पैसा लेने की बात करेंगी, तब कोई नहीं आएगा। ये बात सही है। देखिए, पैसा पर कभी मत जाइएगा। एक बार अभी आप लोगों का जो शहर है पैसे पर गया है, तो निरहुआ जैसा चांडाल आदमी सांसद बन गया आपके यहाँ का, बदतमीज आदमी। और ललकार करके लड़िए, डरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मरना है। इस जाड़े में तड़प पे बैठ रही है ना, तड़प ही रही है ना। घर दुआर छोड़ करके साल से चिल्ला रहे थे कि हम किसानों का दाम दुगना कर देंगे। किसान यहाँ धरने पर बैठा है, आकर के कोई देख ले। अच्छा, आप लोगों को धरती का भगवान भी कहा जाता है, यही भाजपा वाले कहते हैं किसान धरती का भगवान है। अब बताओ माताओं बहनों, अगर तुम भगवान हो तो कोई आदमी, कोई श्रद्धावान आदमी जो भगवान को पूजता है, क्या वो 90 दिन तक अपने भगवान को इसी खुले आसमान के नीचे तड़पता हुआ छोड़ता है? ये भगवान के लोग नहीं है, ये शैतान के लोग हैं। और शैतानों के साथ जंग लड़ा जाता है, घुटना नहीं टेका जाता है। यहाँ पुलिस के साथी लोग खड़े हैं, LIU के लोग होंगे, इंटेलिजेंट के लोग होंगे। मैं इनसे भी कहना चाहते हैं कि लाठी लेकर के आप पहरा दे रहे हो, कभी तो लिखे होते यहाँ के DM साहब को, SSP साहब को कि साहब वहाँ डुबकी मत लगाओ, जमीन अब काम नहीं देता है। इन बहन बेटियों को तड़पते हुए देखते हुए अब वहाँ लाठी लेकर के खड़ा होने की हिम्मत नहीं, अंतरात्मा नहीं है। 24 लोग मर गए, 2 दर्जन लोग आपके घर परिवार के लोग मर गए। बताओ कौन आया पूछने? रोते हुए बताओ, रोते हुए महसूस करो कि किसी के घर का कोई व्यक्ति अगर मर जाता है जमीन बचाने के लिए, तो उसके कफन का पैसा वो कैसे जुटाता होगा, चिट्ठी कैसे जुटाता होगा। लाश जलाने के लिए भी गरीब मजदूर और किसानों को कर्जे लेने पड़ते हैं, तब जाकर के उसको मुक्ति मिलती है। ये हालात पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अंदर से गुस्सा है, कानून ने हाथ बांध रखा है। यकीन मानिए, अगर कानून ना होता, बाबा साहब का इज्जत ना होता इस दिल में, तो इनके क्रूरता और इनके गुंडागर्दी का जवाब उसी विधानसभा में टांग पर टांग रख करके चीर के दे दिया जाता। किसी की हिम्मत न होती जो हमारी जगह और जमीन पर नजर गड़ा लेता। विवादी लोग जो हमारे और आपके लोगों के कफन को भी बेच करके अपने महलों में रहते हैं, वो ऊंची मचानों से आपके लाशों का सौदागिरी करना चाहते हैं। और हम आपके साथ खड़े होकर के इस माइक और इस टेंट के नीचे इनकलाब जिंदाबाद कह करके लड़ना चाहते हैं। कभी एक कदम पीछे मत खींचिएगा, आर पार की लड़ाई लड़िएगा। मेरे जो बुजुर्ग पिताजी लोग हैं पीछे बैठे, जो ये मेरे नेताजी लोग हैं, तमाम संघर्ष इनके हैं, ये तमाम जमीनों को बचाए हैं, आए हैं आपके बीच में। मुझे उम्मीद है कि इनके आने से आपकी जमीन भी बचेगी और हमारे और आपकी जमीन भी बचेगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। गुजरात से आकर के यहाँ सांसद बनते हैं, उत्तर प्रदेश बनारस से। पूरा बनारस हर हर मोदी का नारा लगाता है। मैं एक आपका ऐसा औलाद हूँ जो हर हर महादेव के साथ नरेंद्र मोदी का धुर विरोधी आदमी हूँ। जब से वो आए बनारस, तब से उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि वो हमारी खेती जगह जमीन नहीं ले लिए हैं, लेकिन वो हम गरीब मजदूरों के नेता नहीं है, वो अडानी और अंबानी के नेता हैं। और वो जब भी काम करेंगे तो अडानी और अंबानी का काम करेंगे, हमारा आपका नहीं करेंगे। योगी बाबा कह रहे हैं हवाई पट्टी बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, वो जो ADM साहब हैं, यहाँ के जो DM साहब हैं, उनसे जाकर के कभी मुलाकात होगा तो कहिएगा कि हवाई पट्टी हमारे जगह जमीन में तुम बनाने के लिए बड़े उतावले हो। ये बताओ, प्राथमिक विद्यालय को अंग्रेजी मीडियम करने के लिए क्यों नहीं उतावले हो गए?
100 लोग और मर जाइए, लेकिन लड़ाई कमजोर मत करिएगा, लड़ते रहिएगा। आप यहाँ लड़ेंगे, दिल्ली कांपेगा, लखनऊ कांपेगा। हम थोड़े से भावनात्मक आदमी हैं, बनावटी बात बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए जब आपके दर्द और अपने दर्द की बात करते हैं तो मुंह से थोड़ा अंडा-बंडा निकल जाता है, और अंडा-बंडा जिसके मुंह से निकल जाता है वही दिल से बोलता है। बाकी तो जो सरासर बोल रहा है, इसका मतलब ये भी पढ़ लिख के बोल रहा है। गरीब मजदूर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, सीधी सीधी बात है। लाठी का जवाब लाठी से देंगे, बात का जवाब बात से देंगे। हमारी जगह जमीन छोड़ दो, हमको खेती कियारी करने दो, बाल बच्चे पालने दो। हाँ, दुर्गा काली से जारा लड़ने की हिम्मत है अगर तुमसे, तो आमना सामना कर लो। लड़ भी नहीं रहा है, कड़ा कानून से लिखेंगे, मुकदमा लिखेंगे। आपके पूर्वज भी खूब इस देश को जलाने के लिए, जीने के लिए जो है लड़े थे। आप लोग भी लड़ रहे, कोई नया काम नहीं है। आगे और भी आपके बच्चे लड़ेंगे। सरकारें हमेशा हम गरीब गुरबों के साथ हमेशा क्रूरता और गुंडागर्दी करती है। भाग्य मनाइए कि आपके बीच में, आपके शहर में, आपके इस लड़ाई में राजू यादव जैसा एक आपका बेटा खड़ा है। कोई नेता नहीं आया किसी दल का। हाँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, पूरे देश के अंदर बेचारे ये गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। और जो गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ा वो शासन सत्ता में कभी नहीं जाता। तो भौकाल वाले नेताओं को जब आप देखिएगा, वो समझ जाइएगा ये गरीब गुरबों का नहीं, अमीरों की राजनीति करता है, अमीरों का नेता है। और जो गरीबों की राजनीति करता है वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं। राजू यादव अभी विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए। अगल बगल जिनकी जमीन आपकी है वो सब हिंदू थे, मुसलमान नहीं। उनके घरों को उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। ऐसा निर्मम और दुष्ट राज मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। मिश्रा जी चले गए, विचारों की जुबान से निकल गया था, बेचारे कम्युनिस्ट कह गए थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं वीरेंद्र बाबू, एक नेता ने 2700 एकड़ जमीन नोएडा की दादरी की अंबानी को दे दी थी। किसी बेचारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने संयुक्त मोर्चा बनाया था किसानों के साथ। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह तब जिंदा थे और बकरम खुद उस कमेटी का संयोजक था। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जिस जमीन का मुआवजा तक बांट दिया गया था, वो जमीन किसानों को इस लाल और हरे झंडे ने दिलवाई। फलपट्टी के नाम पर लखनऊ में हरे भरे दशहरी आमों के बागानों को काटने का प्लान था। हमने अपना पांव मार दिया, सरकार को पीछे हटना पड़ा था। ऐसी कम से कम 100 घटनाएं मैं बता सकता हूं जहां हमने लड़ करके जमीनों को बचाया है। ये लाल और हरे झंडे के सिपाही बर्दाश्त करेंगे, लड़ेंगे। हम लड़े हैं और ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ रहे। जेवर में जो नोएडा में पड़ता है, बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, वहां के किसान लड़ रहे हैं। मथुरा और वृंदावन के किसान उनकी जमीनों को चीते, भालू और शेरों के घूमने के लिए, जंगल बनाने के लिए छीना जा रहा है, वो लड़ रहे हैं। हल्द्वानी में 50,000 लोग अपने मकान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बनारस में चल रही है।
ये लड़ाई लखनऊ में चल रही है, ये इलाहाबाद में शुरू होने वाली है राजीव जी। 50,000 मकानों में रहने वाले 2.5 लाख लोगों को नोटिस मिल गया है कि उनके मकान तोड़े जाएंगे। हम बड़े खुश हो रहे थे जब बुलडोजर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और अतीक अहमद पर चल रहा था। हम बड़े खुश हो रहे थे कि ये मुसलमानों पर चल रहा है। हमने तब भी कहा था ये बुलडोजर दिखावे के लिए चंद मुस्लिमों के खिलाफ चल रहा है। असल में ये बुलडोजर गरीबों के खिलाफ चलेगा, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ चलेगा। और आज ये बात सामने आ गई। अयोध्या के उन बासिंदों को हिम्मत न हारिए। इतने किसान संगठन, किसान सभा और बेचारी कम्युनिस्ट पार्टी अब आपके साथ आ गई है। ये लड़ाई मंजिल तक पहुंचाई जाएगी और एक सुई के नोक के बराबर जमीन योगी और मोदी दी नहीं जाएगी। तुम जात पात फैला करके तुम हमको मंदिर, मस्जिद, धर्म के नाम पर लड़ा करके, हमारे भीतर फूट डाल करके अगर हमारी रोजी रोटी को छीनने की कोशिश करोगे तो हम 2024 में तुम्हारा सिंहासन छीन लेंगे। इसी इरादे के साथ हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अंत में मैं एक बार फिर आपको भरोसा देना चाहता हूं, इस लड़ाई को, इस संयुक्त मोर्चे को और व्यापक बनाइए राजीव जी। जो नहीं आ रहे उनको बुलाइए और जो फिर भी नहीं आते हैं उनको बेनकाब भी करिए। छोड़िए मत, उनको बेनकाब करिए। जीत आपकी होगी और उसी जीत के लिए एक बार फिर मैं भरोसा देते हुए कि कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सहोदर किसान सभा आपकी इस लड़ाई में निरंतर साथ देगी। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद। वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे, 70 लोग मरे और उसके बाद क्या हुआ? आंदोलन से जीत हुई, मोदी जी को कदम पीछे हटाया। तो ये दो मिसालें हाल की तात्कालिक जो हैं, अभी लंबे दौर की नहीं ये मिसालें, ये आपके सामने है। तो आप मुआवजे की बात छोड़िए, उनके लोग प्रचार करेंगे कि हम 4 गुना मुआवजा दे देंगे आपको, सर्किल रेट से बढ़ा के बहुत देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ नौकरी आप दोगे? हवाई अड्डे में नौकरी मिलेगी? तो आप मुआवजे की बात एकदम छोड़िए और सीधे सीधे कहिए कि हम अपनी खेती, अपनी जमीनें जो हमने बना रखी है, दिन रात मेहनत करके हम उससे अन्न उपजाते हैं, अपने खेतों को हमने उपजाऊ बनाया है, हम अपने खेतों को नहीं जाने देंगे। ये प्रण लेके आप आंदोलन को चलाएंगे। सरकार धैर्य की परीक्षा लेती है, जैसे 1 साल से ज्यादा धैर्य की परीक्षा लिया किसानों से कृषि कानूनों को लेके, वैसे हो सकता है कि आपके भी धैर्य की परीक्षा ले। तो आप इसमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अभी ऑल इंडिया किसान सभा के जो सेक्रेटरी है प्रदेश के, अभी उन्होंने कहा कि हम अपनी यूनिटों को, किसान सभा को भी इसके साथ जोड़ेंगे आवश्यकता हुई तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है तो ले, हम उसके लिए तैयार हैं। हम सब आपके साथ अपने को जोड़ते हैं, समर्थन आपका करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शुभकामनाएं देते हुए, जमीनें हैं तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया संभवतः 15 में, और उस ऑर्डिनेंस में ये था कि ये जमीन एक्वायर की जाएगी
उसके पीछे मंशा ये था कि वो जमीन लेके अपने कारपोरेट मित्रों को और दूसरे पूंजीपतियों को ये दे देंगे और वो बड़ी बड़ी कॉलोनियां वहां विकसित करेंगे और उससे धन अर्जित करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो लाल झंडे की पार्टी, एक लड़ाकू पार्टी है, इसने अपने सभी यूनिटों को का आह्वान किया कि आप इसके खिलाफ पे सड़क पे उतरिए। हम सब इसके खिलाफ लड़े हैं। मैं खुद 400 आदमियों के साथ मऊ में मैंने गिरफ्तारी दी थी। हजारों लाखों लोगों को हमने गिरफ्तार कराया अलग अलग जिलों में, और ऑर्डिनेंस कानून नहीं बन पाया। 6 महीने की मियाद खत्म हो गई और उसके बाद पुनः बेहयाई देखिए मोदी सरकार की कि पुनः ऑर्डिनेंस जारी किया, फिर लड़ाई हुई और वो ऑर्डिनेंस कभी कानून का रूप नहीं ले सका। हिम्मत नहीं हुई कि उसको पार्लियामेंट में ले आए, सरकार को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। तो ये मिसाल आपके सामने है। आज ये हवाई पट्टी बन रही थी तो आप अपनी याददाश्त में यहाँ के लोग जोड़ दें। 3 किलोमीटर पहले जमीन वहां एक्वायर होनी थी, लेकिन लोग खड़े हुए, समिति बनी, लड़ाई हुई, तब उसको आगे किया गया। ये हवाई पट्टी बनी है। अब इसको विकसित करने के लिए क्या दूसरी जगह नहीं है? बहुत सारी जगह मिलेगी आपको, लेकिन कोई जरूरी है कि इनको हटाया जाए, यहाँ से बेघर किया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, मेरी माताओं और बहनों, यहाँ जो लोग हैं समर्थन कर रहे हैं, कमेटी के लोग जो हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, लड़ाई में बहुत दम होता है। जो कृषि कानून आया था दिल्ली में, 1 साल से ज्यादा समय तक वो चला, 700 लोगों की प्राणों की आहुति हुई। यहाँ भी बहुत सारे लोग अभी भाषण से मालूम। कार्यों का जिला है जो मऊ नहीं था, उससे पहले इस आजमगढ़ का एक आकार प्रकार इनकलाबी है। यहाँ पे तमाम वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, झारखंडे राय, जय बहादुर सिंह, ये उन क्रांतिकारियों की सरजमीन है जहाँ उस समय सन 42 के आंदोलन में अंग्रेज ठहराया करते थे। ये वही पृष्ठभूमि का इलाका है। मैं इस आजमगढ़ की, इस इलाके की सरजमीन से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने इस आंदोलन को इस रूप में लिया है, इस रूप में इसको एक्सेप्ट किया है कि ये आंदोलन करके इस इलाके के लोगों के जो 7-8 गांवों को रातों रात सर्वे करके एक ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके ड्रामे को हम बेनकाब करेंगे। किसी भी कीमत पर इस इलाके की जमीन को हम जाने नहीं देंगे। आज 70 वर्ष से ज्यादा, सन 47 में देश आजाद हुआ, सन 50 में हमारा संविधान बना और इस गांव में अगल बगल 7-8 गांव में जो भूसर और बंजर की जमीनें थी, जिस पर हमारे लोग, मजदूर किसान के लोग मकान बना करके काबिज हैं, वो आज तक उनकी आबादी दर्ज नहीं की गई, उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया और इस टेक्निकल ढंग से उनको बेदखल करने की एक साजिश की जा रही है। इस धरने के माध्यम से हम ये भी सवाल को उठाना चाहते हैं, जो हमारे 8 गांव के लोग हैं जिनके मकान और जमीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण करने की जो कोशिश की जा रही है, हम तो ये भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो ऊसर बंजर में बसे हैं, 1975 के पहले से जो कानून कहता है, 1985 से पहले से जो काबिज है, ये कानून कहता है, 1990 से जो लोग काबिज है, ये कानून कहता है। सबसे पहले तो उन लोगों को मालिकाना हक दो और ये अधिग्रहण तो तुम्हारा दूर की बात है, ये लगे हाथ
हम लोग इस लड़ाई पर भी हमारी नजर है। इसलिए महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है और भू अधिग्रहण कानून एक्ट कहता है कि हर साल 3 साल के बाद सर की रेट की समीक्षा होनी चाहिए। सर की रेट की समीक्षा नहीं हुई, उसी रेट पर सरकार जमीन लेने का प्रयास कर रही है। उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो लंबे संघर्षों के बाद यह कानून बना, कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोई भी कुछ सरकार होगी। आप मुट्ठी बांध करके और पत्थर की चट्टान की तरीके से जैसे माताएं बैठी है, नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, दल की दीवार को तोड़कर, जात की दीवार को तोड़कर, राजनीतिक बंधन को तोड़कर एक साथ रहेंगे तो कोई माई का लाल ताकत नहीं है। उसकी ताकत ही नहीं है जो आपके गांव को उजाड़ दे और आपके गांव को हटा दे, आपकी जमीन को ले ले। एक साथी कहावत कह रहा था 15-20 बरस पहले, अब तो वह जमाना नहीं है। पुराने लोग जानते होंगे 20-25 बरस पहले इतना विकास नहीं था, सबके पास साबुन नहीं था, रेह से कपड़े धोए जाते थे। उस दिन को आज की नई पीढ़ी भूल गए होंगे। रेह से कपड़े धोए जाते थे, इस इलाके में विवेक होती थी। धोबी आता था गधों के झुंड से रेह को बटोरता था, लेकर गांव में जाता था और गृहस्थों का कपड़ा धोता था। गधों का झुंड जा रहा था, उसी झुंड में भोर में एक शेर का बच्चा भी आकर के मिल गया। समझा कि शेर ही जा रहे हैं, जा रहा था। शेर का बाप समझा कि मेरा लड़का तो उसमें फंस गया है। और धोबी अपने गधा को मारता था तो शेर को भी मारता था। तो वो समझता ही नहीं था कि शेर का बच्चा है, गधा का बच्चा है। गधा का बच्चा समझ करके शेर को भी डंडा मारता था। तब उसका बाप ने कहा, अरे बेटा एक बार अपनी आवाज तो बोलो। एक बार अपनी आवाज बोला और शेर की भाषा में निकल गया। सारे गधे दूर भाग गए और गिर पड़े, मैदान से निकल गया। उसी तरीके से माताएं बैठी हैं और किसान पीछे पुरुष बैठे हैं। माताओं की संख्या अधिक है, बहनों की संख्या अधिक है। इस लड़ाई को जिसमें माताएं और बहनें टिके, उस लड़ाई में जीत अवश्य होती है। आपकी जीत अवश्य होगी। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन चला, हम लोग वहां गए, फतह हुई और मोदी जी की सरकार जो काले कानून लेकर आई, उनको वापस करना पड़ा था। और जब आंदोलन की ताकत होती है कि बड़ी बड़ी सरकारें झुकती है, हमने पर्चा पढ़ा और ठीक भी बात है। क्यों छोटी पट्टी नहीं बन सकती है जो ऑलरेडी आपकी है? क्यों मैंने रामाज्ञा यादव जी ने मुझको अखबार की बड़ी योजनाएं जो बनारस के किसानों की जमीन छीनने के लिए सरकारों ने लागू किया, और लागू ही नहीं किया, धारा 6 का प्रकाशन करके किसानों का नाम काट कर वहां पे कंपनी का नाम और ट्रांसपोर्ट नगर में बीडीए का नाम सरकार ने उस पर चढ़ाया। तो हम कहना चाहते हैं, वो किसान जो बनारस का किसान था, उसमें जब सबसे अग्रणी भूमिका में लोग खड़े होकर लड़ने के लिए, जो हम लोग गांव में गए, लोगों से हम लोगों ने कहा कि भाई 2200 एकड़ जमीन जो बनारस के बीच में बहुत ही उपजाऊ जमीन है, जिसमें सब्जी की पैदावार होती है, जो पूरे बनारस में सब्जी की सप्लाई करती है, फूल की खेती होती है, ऐसे जमीन को हमें सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो सबसे पहले बनारस की उन माताओं ने, बहनों ने आगे आकर बोला कि हमारे घर का पुरुष बनारस काम करने जाता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करके लाता है, उसके बाद भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और जो खेती का काम है, हम घर में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, फूल पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है, बेटियों की शादियां होती है। इसलिए किसी भी कीमत पे हम अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। वहां की माताओं बहनों ने इस बात का ऐलान किया। तब हम लोगों ने कहा कि सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, जिस दिन इस बात को ठान लेंगी कि हमें एक धूल भी जमीन इस सरकार को देने वाले नहीं है, तो सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी जमीन ले लेगी। और यकीन मानिए, हमारे तमाम साथियां बैठे हैं, बनारस में लोग गए हैं उस हाईटेक सिटी के आंदोलन को। 2 साल 2.5 साल लगातार हम लोगों ने चलाया और बनारस के कभी
23 तारीख को हम लोगों ने घेरा, बीडीओ को घेरा और वहां के डीएम को घेरा। और जानते हैं, और सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पिछली कतार में बैठे हैं, उसी तरह से हम लोगों के नेता वीरेंद्र जी, हरीश भाई योगीराज